हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नहीं रहे राकेश झुनझुनवाला, 37 साल में 46,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। अडानी बोले उन्होंने निवेश में लोगों का भरोसा बढ़ाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह 6:45 पर अंतिम सांस ली है। और दोस्तों अंतिम संस्कार के लिए उनको मालाबार हिल में बाणगंगा क्रीमेटोरियम में ले जाया गया। तो दोस्तों बेहद कामयाब इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए से कारोबार की शुरुआत की थी और अगले 37 साल यानी 2022 तक उनका बिजनेस एम्पायर $5.8 अरब यानी 46.18 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि झुनझुनवाला ने पिछले हफ्ते ही आकाशा एयरलाइन के साथ ही एविएशन सेंटर में भी एंट्री ली थी और झुनझुनवाला इस समय में स्टॉक मार्केट में बियर थे। यानी दोस्तों उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाया था। वही दोस्तों उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है कि राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल, मजाकिया और दूरदृष्टि वाले इंसान थे। वे भारत की प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे और उनका जाना बेहद दुखद है। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। वही गौतम अडानी ने लिखा कि झुनझुनवाला ने लोगों का निवेश में विश्वास बढ़ाया और पूरा देश उन्हें याद करेगा, लेकिन कोई उन्हें भूल नहीं पाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, साइबर सेल कर रही थी तलाश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया और दोस्तों यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी ने सीएम योगी को धमकी दी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 3 दिनों के अंदर 2 बार मारने की धमकी दी गई थी। वहीं दोस्तों 8 अगस्त से पहले 2 अगस्त को भी सीएम को धमकी मिली थी और साथ ही उन्हें यूपी चुनाव से पहले भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि दोस्तों गोरखपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इतना ही नहीं, आदित्यनाथ को शनिवार यानी 13 अगस्त को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की बात कही थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद से ही पुलिस के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, निचले इलाकों में रहने वाले करीब 37,000 लोग प्रभावित। तो दोस्तों यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर है और नदी का जलस्तर इस समय 205.99 मीटर है, जो खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो दोस्तों बाढ़ कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक नदी का जलस्तर 205.99 मीटर था, जो शनिवार सुबह 5 बजे से अपरिवर्तित था। तो दोस्तों उसने कहा है कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद नदी शुक्रवार शाम 4 बजे करीब 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गई थी, जिसके बाद अधिकारियों को निचले इलाकों से लोगों को निकालना पड़ा। वहीं दोस्तों दिल्ली में यमुना बाढ़ के मैदानों और निचले इलाकों में रहने वाले करीब 37,000 लोग बाढ़ की चपेट में माने जाते थे। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि बाढ़ के मैदानों के निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को तंबू जैसे अस्थायी ढांचे और सुरक्षित क्षेत्रों में जैसे स्कूल के स्थायी भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है। और दोस्तों दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने सुबह 6 बजे हथनीकुंड बैराज से लगभग 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सूचना दी है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली पूर्व के उपमंडल मजिस्ट्रेट आमोद बर्थवाल ने कहा है कि नदी के करीब निचले इलाकों में रहने वाले 13,000 लोगों में से करीब 5,000 लोगों को राष्ट्रीय मंडल खेल गांव, हाथीघाट और लिंक रोड पर बने तंबू में ले जाया गया। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि करावल नगर के एसडीएम संजय सोंधी ने कहा है कि उनके जिले के निचले इलाकों से 200 लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है और गैर सरकारी संगठनों की मदद से उन्हें पीने का पानी, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार, वर्कर्स ने फहराया तिरंगा, आतिशबाजी भी की गई। इंजीनियरिंग का अजूबा है यह ब्रिज। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल की ओवर आर्च का काम पूरा हो गया है और दोस्तों शनिवार को पुल का गोल्डन जॉइंट लगाया गया। इसके बाद पुल बनाने का 98% काम पूरा हो गया और दोस्तों इस मौके पर वर्कर्स ने तिरंगा फहराया और आतिशबाजी
भी की। तो दोस्तों ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत हुआ है और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों कोंकण रेलवे के चेयरमैन और एमडी संजय गुप्ता ने कहा है कि इस ब्रिज को बनाने में लंबा समय लगा है और खराब मौसम, सर्दी, ऊंचाई इसे बनाने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों पुल का निर्माण मुंबई स्थित बुनियादी ढांचा प्रमुख एफकॉन्स की ओर से किया गया है। इसी के साथ दोस्तों गोल्डन जॉइंट सिविल इंजीनियर की ओर से दिया गया एक टर्म है। तो दोस्तों गोल्डन जॉइंट वह जॉइंट है जिसमें किसी नए पाइपिंग कंपोनेंट की वेल्डिंग मौजूदा लाइन से कर दी जाती है। और दोस्तों गोल्डन जॉइंट के जरिए हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की मदद से ब्रिज और ब्रिज ओवर आर्क डेक को दो हिस्सों में जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि जॉइंट की वेल्डिंग सोने की होगी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि एफकॉन्स के उप प्रबंध निर्देशक गिरधर राजगोपालन ने कहा है कि हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि गोल्डन जॉइंट के खत्म होने के बाद पुल का काम लगभग 98% पूरा हो जाएगा और एफकॉन्स चीना ब्रिज के अलावा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए जम्मू कश्मीर में 16 और भी रेलवे पुलों का निर्माण कर रहा है और सभी पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लद्दाख में देश के पहले जियोथर्मल प्लांट का काम शुरू। समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जमीन की गर्मी से बिजली पैदा होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और आइसलैंड के इंजीनियरों ने लद्दाख के पूगा में भारत के पहले जियोथर्मल प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और हर एक मीटर ड्रिलिंग के साथ स्टीम की विशाल मात्रा जमीन से बाहर निकल रही है जो इस क्षेत्र की क्षमता की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों जियोथर्मल प्लांट में धरती के अंदर की गर्मी पानी को स्टीम में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिससे बाद में बिजली पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों जियोथर्मल बिजली 24 घंटे लगातार चलती है और यह कभी खत्म नहीं होती है। वहीं दोस्तों भारत में कई गर्म पानी के झरने हैं जिनमें तापमान इतना है कि उनमें बिजली पैदा करने की क्षमता है। ऐसे में दोस्तों सभी जगहों में से लेह लद्दाख के पास पूगा सबसे बड़ा और सबसे प्रॉमिसिंग जियोथर्मल साइट है। तो दोस्तों समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पूगा जियोथर्मल साइट लेह से 190 किमी की दूरी पर स्थित है और 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि परियोजना के विकास के बाद के चरणों में अधिक गहरे और बड़े कुओं को खोदा जाएगा। इसमें ऊर्जा उत्पन्न की बहुत अधिक क्षमता होगी और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक पूगा में 100 मेगावाट से अधिक जियोथर्मल एनर्जी की क्षमता है। तो दोस्तों पिछले साल 8 फरवरी को इस ऐतिहासिक जियोथर्मल प्लांट के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह और ONGC ऊर्जा केंद्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमेरिकी सिंगर ने गाया ओम जय जगदीश हरे। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मैरी मिलबेन लेंगी हिस्सा। पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी नेता। तो दोस्तों देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है। तो दोस्तों 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में अमेरिकी गायक मैरी मिलबेन भी मौजूद रहेगी। तो दोस्तों वह पहली बार अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार है जिन्हें विदेश मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन में आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सिंगर ने भारत आने से पहले ही ओम जय जगदीश हरे गाकर देशवासियों का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अमेरिकी सिंगर ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी भारत के लिए सही नेता है, वह दूरदर्शी है और उन्होंने एक नेता के रूप में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि वह अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए सही नेता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैरी जोरी मिलबेन एक अमेरिकी गायिका, एक्टर्स और मीडिया पर्सनलिस्ट है। मिलबेन ने लगातार 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया है और दोस्तों इसके अलावा मिलबेन जॉर्डन की रानी नूर और राजकुमारी बसमा बिन्त सऊद अल सऊद सहित अंतरराष्ट्रीय रॉयल्टी के लिए एक सोलो आर्टिस्ट या परफॉर्मर भी रह चुकी है। और दोस्तों मिलबेन JMDE एंटरप्राइजेस की फाउंडर और CEO भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका आने की मंजूरी। 16 से 22 अगस्त तक हबनटोटा में रहेगा। भारतीय नौसेना और इसरो को खतरा। तो दोस्तों भारत के विरोध की वजह से श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह नहीं आ सका चीन का स्पाइस शिप अब न सिर्फ वहां जाएगा बल्कि पूरे 6 दिन वहां डेरा डालेगा। तो दोस्तों युआन वॉग 5 नाम के इस शिप से भारतीय नौसेना और इसरो की जासूसी का खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन का यह स्पाइस शिप करीब 750 किमी दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है।
है। और दोस्तों हबनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु से कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। तो दोस्तों जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हबनटोटा में एंट्री न देने को कहा था। दोस्तों श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल पी सिल्वा का कहना है कि उन्हें 16 से 22 अगस्त तक हबनटोटा में जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। और विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने यात्रा के लिए नए सिरे से अनुमति दी थी। ये उस समय की बात है जब श्रीलंका में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। तो आपको बता दें कि हबनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों जैसे कलमपक्कम कुडनकुल्लम तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। तो दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका में भेज रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मणिपुर में लोकटक झील के अस्तित्व पर खतरा, राज्य सरकार ने 300 फ्लोटिंग हट्स और होम स्टे तोड़ने के आदेश दिए। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 32 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के इकोसिस्टम में स्वच्छ पानी की इस झील का महत्वपूर्ण स्थान है और टूरिस्टों की बढ़ती संख्या और इस पर लगातार बन रहे होम स्टे के कारण इस झील के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लिहाजा मणिपुर सरकार ने अगले 15 दिन में झील पर बने 300 से अधिक फ्लोटिंग हट्स और होम स्टे को तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों यह झोपड़ियां और होम स्टे झील की फुमदी पर बने हुए हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से बने फुमदी के ऊपर झोपड़ियां और होम स्टे बनाए गए हैं जो तैरते रहते हैं। तो दोस्तों चिंता का कारण यह है कि इन अवैध झोपड़ियां और होम स्टे की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्थानीय लोगों का कहना है वीकेंड पर यहाँ लोकटक झील में ज्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एल भगतोन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार झील के अस्तित्व को लेकर गंभीर है और 15 दिन के अंदर अगर लोग खुद से इन झोपड़ियों और होम स्टे को नहीं तोड़ेंगे तो सरकार इन्हें तोड़ देगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में हो रहा सुधार, भतीजे ने दी हेल्थ अपडेट, बोले वो अपने हाथ और उंगलियों को भी मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हार्ट अटैक पड़ने के बाद ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक राजू की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कॉमेडियन के भतीजे ने कुशल श्रीवास्तव ने बताया कि उनमें सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। साथ ही दोस्तों कुशल ने इस बात से भी इनकार किया है कि कॉमेडियन ने जिम में खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजू के भतीजे कुशल ने बताया कि राजू जी की हेल्थ में धीरे धीरे लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि उनमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिख रहा है। तो दोस्तों उनकी रिपोर्ट में भी कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही डॉक्टर्स ने बताया कि राजू जी ने अपने हाथ और पैर की उंगलियों को भी मूव किया है और वह एक फाइटर है और बीमारी से लड़कर वापस आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजू उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है और राजू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 1980 के दशक से एक्टिव है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।